तो प्यारे बच्चों और दोस्तों, देखिए एक बार फिर से आप लोगों के सामने रीजनिंग की बहुत ही इंपॉर्टेंट और शानदार वीडियो लेकर के हम हर बार की तरह इस वीडियो में भी हम लोग टॉप 20 क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले। ये जो आपके टॉप 20 क्वेश्चन, अगर आप रेलवे से रिलेटेड एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ की तैयारी कर रहे हैं या फिर एसएससी से रिलेटेड सीजीएल का एग्जाम हो गया, सीएसएल, सीपीयू, एमटीएस की या अदर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ज़बरदस्त और धमाकेदार होने वाली है। तो हर क्वेश्चन को बेसिक कंसेप्ट और ट्रिक के साथ सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। यहाँ पर पहला क्वेश्चन दोस्तों शब्द एनोलॉजी का क्वेश्चन है। यहाँ पर कह रहा है उस विकल्प को चुनिए जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित। कहने का मतलब ये है, जैसे विषाणु का संबंध रोग से है, व्यायाम का संबंध यहाँ पर किससे होगा। देखिए विषाणु, आप समझ रहे हैं ना विषाणु को, तो रोग यानी कि जो ये रोग होता है, रोग मतलब जो बीमारियां होती हैं वो उसका कारक क्या होता है, विषाणु होता है। यानी विषाणु के कारण ही क्या होती है, रोग होते हैं। इसी तरीके से व्यायाम किसका कारण, यानी व्यायाम करने से आपको क्या होता है, व्यायाम से आपको क्या होता है, बस वही आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए साइकिलिंग क्या है, ये खुद एक व्यायाम है। टहलना क्या है, ये खुद एक व्यायाम है। जॉगिंग क्या है, ये खुद एक व्यायाम है। लेकिन स्वस्थ क्या है, ये व्यायाम का कारक है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जिसका आंसर दोस्तों आता रहेगा, कमेंट करते रहिएगा। कह रहा है दूसरा क्वेश्चन, दिए गए अक्षर समूह युग्म में पहला अक्षर समूह एक निश्चित तर्क के आधार पर दूसरे अक्षर समूह से संबंधित है। दिए गए युग्मों का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और दिए गए विकल्पों में से उस युग्म का चयन कीजिए जो समान तर्क का पालन करता है। कहने का मतलब ये है, जैसे पहला आपका है, कह रहा कि YRF का संबंध जैसे UNB से है, UNB से, और साथ साथ ये जो दूसरा है कि GLS का संबंध जैसे CHO से है, ठीक है। वैसे ही सेम संबंध वाले, जैसे इनमें संबंध है वो अभी हम लोग देख लेंगे कि कैसा संबंध है। सेम संबंध वाले को हमें ऑप्शन, चारों ऑप्शन में से ढूंढना है। तो चलिए सबसे बेस्ट तरीका होता है ना, इसमें नंबरिंग कर दीजिए। तो आप कहेंगे कि Y 25 पे होता है, R 18 पे होता है, F 6 पे होता है, U आपका 21 पे होता है, N 14 पे होता है, B 2 पे होता है। तो देखिए दोस्तों, आपको नंबरिंग याद होनी चाहिए A to Z, सीरियल क्रम भी उल्टे क्रम भी, दोनों तरीके से आपको याद होनी चाहिए। और मैं यही रिकमेंड करता रहता हूँ कि रटिएगा मत, प्रैक्टिस करने से जो याद हो जाएगा वो कभी नहीं भूलेगा। तो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे ऑटोमेटिकली वो आपके ध्यान में चढ़ता जाएगा, याद होता जाएगा। अब हम देखेंगे जैसे Y से की जगह पर U आ गया है, तो यानी 25 से 21 हो रहा है, यानी कि यहाँ पे माइनस घट रहा है, -4 हो रहा है। सेम काम R से देखेंगे कि 14 बन रहा है, यानी 18 से 14, यहाँ पर भी -4 है। यहाँ पर देखिए 6F था, B2 है, तो यहाँ पर देखेंगे -4 है। यानी सेम पोजीशन पे हम देखेंगे कैसे ये कन्वर्ट हो रहा है। अब यहाँ पर ये देखिए G है, C है, G 7वें पे होता है, C आपका तीसरे पे होता है। यहाँ पर भी देखिए 7 से 3 -4, लग रहा है -4 वाली ही ट्रिक है। L 12 पे होता है, S 19 पे होता है, H 8 पे होता है, O 15 पे होता है। यहाँ पर देखिए 12 से 8 -4, 19 से 15 -4, यानी इससे ये पता चल गया कि -4 वाली ट्रिक है। चलिए ऑप्शन में देखते हैं। यहाँ पर पहला M होता है और I है। M आप जानते हैं 13वें स्थान पर, I 9वें स्थान पर, तो कितना घट रहा है, 13 से 9 हो रहा है, -4 ही हो रहा है। P 16 है, L 12 है, P 16 पे होता है, L 12 पे होता है, -4 हो रहा है। L 12 H 8 है, L 12 पे H 8 पे, यानी कि दोस्तों ये भी -4 हो रहा है। पहला ही हमें ऑप्शन मिल गया, हमें आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, टिक लगाएंगे एग्जाम में और आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जिसका 5वीं संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से और चौथी संख्या का। इसमें देखिए 4 संख्या वाला दिया हो या 6 संख्या वाला दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सब में ट्रिक एक जैसे काम करती है। जैसे 12 से यहाँ पे 144 कैसे बना हमें देखना है, 9 से 82 कैसे बना हमें ये देखना है, और 11 से यहाँ पे वही बनेगा, वही लॉजिक हमें ढूंढ करके यहाँ पे अप्लाई कर देनी है। तो यहाँ से 12 से 145 कैसे, इस टाइप के क्वेश्चन में मैं यही बताता हूँ कि देखिए जब भी संख्याएं बहुत तेज़ी से बढ़ें, जैसे 12 से 44 बहुत ज़्यादा बढ़े, तो आप या तो गुणा, स्क्वायर, क्यूब, इस तरीके से आपको सोचना है। अगर बहुत कम बढ़े तो प्लस माइनस के बारे में सोचिए, भाग के बारे में सोचिए। लेकिन चूंकि यहाँ पर क्या दोस्तों बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं, तो आपको अगर 1 से लेकर के 30 तक का स्क्वायर जो कि आपको याद होना चाहिए, और 1 से लेकर के 30 तक का क्यूब, ये आपका रीजनिंग और मैथ दोनों में काम करता है। अगर याद है तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि यहाँ पे कौन सी ट्रिक लगी है। क्योंकि आपको देखिए 12 का स्क्वायर आपको पता है कि 144 होता है, और 145 इसी के आसपास है, तो तुरंत स्क्वायर के बारे में ही आपके दिमाग में जाएगा अगर याद है तो तुरंत उसके बाद आप करेंगे कि एक जोड़ दीजिए, अपनी तरफ से एक्स्ट्रा काम तो करना ही पड़ेगा। चलिए चेक करेंगे क्या ये हमारी ट्रिक सही है कि नहीं। तो 9 से 82 बनाते हैं, 9 से क्या बना हुआ है, 82 बना हुआ है, तो 9 का स्क्वायर कर दीजिए, आप कहेंगे 81 होगा, 81 में +1 करके 82 ला दीजिए। सेम लॉजिक से इसका आंसर कमेंट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें मौजूद संख्याओं के बीच वही संबंध है जो निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याओं के बीच में, यानी कि ये जो समुच्चय दिए हुए हैं ना, ये एक संबंध से जुड़े हुए हैं, एक कड़ियों से जुड़े हुए हैं। हमें वही ढूंढना है कि ये किस टाइप की कड़ी है। ठीक है, बस वही ढूंढ करके ऑप्शन में से, अभी जो पिछला क्वेश्चन दूसरे नंबर का किए थे सेम वही यहाँ पर भी लॉजिक अप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पर नोट लिखा हुआ है, इस नोट का मतलब क्या होता है, जो कि हमें एग्जाम में न पढ़ना पड़े, इतनी टाइम बच जाए, तो यहीं पे समझ लेना बेहतर है।
क्या करें, संक्रिय संख्याओं को उनके संघटक अंकों में विभक्त किए बिना संपूर्ण संख्याओं पर की जानी चाहिए। उदाहरणतः 13 पर की जाने वाली संक्रिया जैसे जोड़, घटाना, गुणा इत्यादि 13 पर ही की जानी चाहिए। 13 को 1 3 में विभक्त करना और फिर 1 3 पर गणितीय संक्रिया करने की अनुमति नहीं है। कहने का मतलब ये है, जैसे 13 मान लीजिए है, 13 से अगर हमें 4 बनाना है तो हम 13 को 1 + 3 के रूप में अगर कन्वर्ट करके, यानी कि अंकों को अलग अलग बांट करके अगर उस पर हम कोई लॉजिक अप्लाई करते हैं, कोई ट्रिक अप्लाई करते हैं, जैसे 4 आ गया, तो ये आपका गलत माना जाएगा। कब? जब ये नोट लिखा रहेगा तब। अगर नोट नहीं लिखा है तो इसको हम सही मान सकते हैं, लेकिन नोट लिखा है तो दोस्तों अगर ऑप्शन में 4 दिया भी रहेगा तब भी आप अगर उस पर टिक लगा देते हैं तो वो गलत ही रहेगा, वो सही नहीं होगा। एग्जामिनर पहले ही आपको सचेत कर दिया कि देखिए ऐसे मत कीजिएगा, अगर ऐसे आपका आंसर भी आ जाएगा तो भी गलत ही रहेगा। ठीक है, तो इस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा। अगर ये नोट लिखा है तो आप ऐसी गलती मत कीजिएगा। इसके अलावा फॉर एग्जांपल जैसे 13 से हमें 4 बनाना है तो ऐसे हम बना सकते हैं, 13 में से हम 9 घटा देंगे 4, यानी कि पूरे संख्या पे हम काम करेंगे। इसके अंकों में विभक्त करके गुणा भाग कुछ भी करना रहेगा नहीं करेंगे। ठीक, क्लियर? चलिए, अब एग्जाम में इस तरीके की गलती नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो आपको नोट पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ सरसरी नज़र से देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 85, 198, 52 है। क्या है? 85, 198, 52। और इसमें मैं एक चीज़ बताता रहता हूँ हमेशा कि जो बड़ी संख्या है ना वही छोटी संख्याओं की हेल्प से बनती है। कोई भी क्वेश्चन उठा करके देखेंगे 99% लॉजिक इसी पे काम करती है, बाकी 1% अलग तरीके से काम करती है, वो अलग बात है। तो यहाँ पर 198 को हमें बनाना है 85 और 52 की हेल्प से, 85 और 52 की हेल्प से। तो 85 और 52 को जोड़ने पर 8 5 13 7 नहीं हो रहा है, 137 ही आ रहा है। तो थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा दिमाग हमें खर्चा करना पड़ेगा। जैसे 85 में से मैं 52 को घटाऊंगा जोड़ने के वजह, आप कहेंगे तो संख्या और छोटी होगी, छोटी होने दीजिए, फिर हम उसको बड़ी कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप कहेंगे कि 13 है, ये 33 है। 33 से 198 बनाना बहुत आसान है, थोड़ा मोड़ा अगर आपका कैलकुलेशन की स्पीड अच्छी है, पहाड़ा वाड़ा याद है तो आप समझ गए होंगे कैसे बनेगा। आप इसमें सिर्फ 6 का गुणा कर दीजिए, 6 3 18, 6 3 18 19, 198 आ गया। अब सेम लॉजिक हम क्या करेंगे, इस दूसरे वाले पे अप्लाई करेंगे, यानी कि 77 270 32 है ना, तो हम 77 को और 32 को पहले उठाएंगे। ठीक है, घटाएंगे। घटाने के बाद आपका आएगा 4, यहाँ पे देखिए 4 कह रहा हूँ, 5 आएगा और ये 4 45 आएगा। इसमें हम क्या करेंगे, 6 का उस पर भी गुणा किए तो सेम। देखिए आपको पता है कि जो पहले में अप्लाई करेंगे सेम प्रोसेस आगे बढ़ता जाएगा। ये नहीं कि पहले में कुछ और, दूसरे में कुछ और, तीसरे में कुछ और, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 56 30, 6 चौको 24, 27, 270 आ चुका है। अब हमें चेक कर लेना इसमें। देखिए 62 और 47 का अंतर कितना होता है, आप कहेंगे 15 होता है। 15 में 6 का गुणा करेंगे तो बीच वाली संख्या 90 आनी चाहिए, 94, ये नहीं हो सकता। 62 और 45 का अंतर क्या होगा, ये तो और कम हो जाएगा, 13 ही ना होगा। देखिए तो 62 और 45 का अंतर 13 नहीं होगा, बल्कि आपका 17 होगा, 17 हो जाएगा। और 17 6 का यहाँ पर बीच में 90 दिया हुआ, ये भी गलत है। अब यहाँ पर देखिए 62 और 47 है, इसका अंतर कितना हो जाएगा, तो 62 और 47 का अंतर आपका दोस्तों होता है 15 ही होगा, ऊपर ही है। और इसमें अगर हम 6 का गुणा करते हैं तो बीच वाली संख्या मिलनी चाहिए, यानी 90, बिल्कुल सही है। ये आप ऑप्शन सी आपका मिल चुका है, तो उसी पे आप टिक लगा दीजिए और आगे बढ़िए। ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट नहीं? चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन कह रहा है कोड भाषा में मेल्ट को 24 19 के रूप में लिखा जाता है और टीबिट को उसी कोड भाषा में क्या लिखेंगे। देखिए जितना भी कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन होता है ना, उसमें हम पहले तो नंबरिंग करेंगे, उल्टे सीधे क्रम की नंबरिंग। उस हिसाब से अपने दिमाग में पहले सोचेंगे कि क्या ऐसा हो सकता है, क्या ऐसा हो सकता है, क्या ऐसा हो सकता है कि नहीं। अब देखिए एक चीज़, पहली चीज़ कि मेल्ट में अल्फ़ाबेट 4 है, ठीक है, और संख्या में अंक भी 4 है। लेकिन अगर सीधे क्रम की संख्याओं के नंबर देखते हैं, जैसे M13 पे होता है, कितने पे होता है, M13 पे होता है, E5 पे होता है और L12 पे होता है, T20 पे होता है। तो ये सारे क्रम फेल मान रहे, क्योंकि यहाँ पे 2 अंक की संख्या बनी, यहाँ पे 2 अंक की, यहाँ पे 2 अंकों की, 2 2 4 2 6 7 अंक बन रहे हैं, 7 अंक वाली संख्या बन रही है और नीचे 4 ही अंक दिया हुआ, मामला गड़बड़ है। तो फिर क्या करेंगे, उल्टे क्रम का भी अगर हम देखते हैं तो M होता है 14वें पोजीशन पे, तो भी मामला फेल हो रहा है। चलिए यहाँ पर उल्टा क्रम भी फेल, सीधा क्रम भी फेल। थोड़ा सा एक्स्ट्रा आप अपना दिमाग लगाइए। आप अब यहाँ पर जब उल्टा सीधा क्रम फेल हो जाए ना, तो आपको फिर एक्स्ट्रा दिमाग खर्च करना पड़ेगा। वो कहाँ से आएगा, प्रैक्टिस करने से आएगा। ये मत सोचिएगा कि ऑटोमेटिकली आपको पैदा हो जाएगा वहीं पे, नहीं। अब यहाँ पर 13 को मैं उठाऊँ, ठीक है, और इसमें से मैं 1 माइनस कर दूँ तो 12 आएगा। तो 12 आने से तो 2 का हल मान लीजिए, M के नीचे 2 मान लीजिए, 2 तो होगा नहीं। चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं आगे। फिर 5 को मैं अगर उठाऊँ दूसरे वाली, जैसे E 5वीं पोजीशन पर होता है, और इसमें से मैं 1 घटाऊँ तो 4 तो बात बन गई। ये वाली तो बात बन गई, लेकिन ये वाली बात नहीं बन रही। चलिए कोई बात नहीं। फिर L को उठाऊँ, L 12वें पोजीशन पे 1 घटाऊँ तो 11 होगा। यहाँ पर भी बात नहीं बन रही, ये 1 है, ये 11 है। चलिए कोई बात नहीं। अब यहाँ पर मैं अगर T को उठाऊँ, 20 होता है, और इसमें से 1 घटाऊँ तो 19 आएगा। तो यहाँ पे बात बन रही है, नहीं बन रही है। यहाँ पर भी, यहाँ पर 9 है। अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए,
यहाँ पर क्या किया, जैसे m की जगह 2 लिखा है, आया था 12 लिखा है 2, ये इकाई के अंकों को लिख दिया है, दहाई वाले अंकों को काट दिया है। सेम यहाँ पर l 11 पे देखिए l 1 लिखा है ना, तो क्या किया, इकाई के अंकों को लिख दिया है, दहाई के अंकों को काट दिया है। t को देखिए, t आया 19 ना, तो इकाई के अंकों को लिखा है, दहाई के अंकों को काट दिया है। 9 लिखा है ना, बिल्कुल सही, बस यही काम किया। यानी जो एक अंक की संख्या आई, जैसे 4 आई तो उसको तो जो कहते हो लिख दिया, और जहाँ ही 2 अंक की बनी उसमें से इकाई के अंकों को लिया, दहाई के अंकों को छोड़ दिया। बस यही काम इस पर अप्लाई कीजिए। तो टीमिट पर देखते हैं, टीमिट पर देखते हैं। अब यहाँ पर टी होता है 20 में, पे 1 घटाएंगे तो आपको 19 होगा, 19 में से 9 सिर्फ लेंगे। आई तो 9 पे होता ही है, 9 सॉरी यहाँ पे 9 पे होता है तो 1 घटाएंगे ना तो 8 लिखेंगे। ऐसे एम होता है 13 पे, अभी नीचे देखिए 12 आया तो इसमें का 2 लेंगे। आई 9 पे होता है तो 1 घटा करके 8 ये भी लिख देंगे। डी 4 पे होता है, इसमें से 1 घटाएंगे तो 3 लिखेंगे। बात हो गई, आपका आंसर आ चुका है 98,283। देखिए तो कहाँ है 98,283, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं 4 प्राकृतिक स्रोत सूचीबद्ध किए गए, इनमें से 3 किसी तरीके से समान है और एक असंगत है। असंगत यानी विषम वाले को चुनना है। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आपके आना ही आना रहता है। एक तो ईजी होता है, देखिए एग्जाम में कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं एकदम हवा हवाई होते हैं, यानी विदाउट पेन और पेपर देख करके आपका आंसर आ जाता है। अब यहाँ पर देखिए सौर दिया हुआ है, कोयला है, वायु है, जल है। तो सौर क्या है, ऊर्जा का स्रोत, कोयला ऊर्जा का स्रोत, वायु सभी के सभी तो मुझको ऊर्जा के स्रोत दिख रहे हैं। लेकिन देखिए इसमें जो है परंपरागत ऊर्जा के स्रोत है और गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत है। कौन परंपरागत है, सौर जो होता है ये परंपरागत है, वायु परंपरागत है, जल परंपरागत है, लेकिन कोयला क्या है, गैर परंपरागत है। तो यही आपका क्या हो जाएगा, है तो सभी। देखिए कितना कंफ्यूज में डालता है एग्जामिनर, सभी ऊर्जा के स्रोत दे दिया, लेकिन अब उसमें परंपरागत और गैर परंपरागत अगर जिसको मालूम है तो ही कर पाएगा, वरना नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों अगर आप आ गए हैं यहाँ पे एग्जाम दे रहे हैं तो जाहिर सी बात है आप इंटर पास करके ही आए होंगे, वैसे तो आए नहीं होंगे। जब इंटर पास किए हैं तो आपको साइंस की इतनी नॉलेज तो होनी ही होनी है, और इसमें भी साइंस की तैयारी करेंगे तभी निकल पाएंगे, क्योंकि जीके जीएस दोनों आता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो सारी चीज़ों की नॉलेज रहेगी तभी आप बेस्ट रहेंगे तो ही निकाल पाएंगे, ठीक है। तो मेहनत कीजिए, अगर थोड़ा सा वीक है, टाइम बहुत है, मेहनत करेंगे तो निकल जाएगा। क्या कह रहा है कि उस संख्या का चयन कीजिए जो दी गई श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। यानी यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी। सीरीज के क्वेश्चन में बस हमें पैटर्न को समझना है और कुछ इस पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना रहता है। बस देखिए 1.2, 1.4, 1.8, 2.5 और मिसिंग, इसमें पैटर्नों को समझिए और इसमें पैटर्नों को किस तरीके से दिमाग में अपने खोलना है। देखिए अगर संख्या स्लो बढ़ रही है तो प्लस माइनस, घट रही बढ़ रही, तो अगर दोस्तों स्पीड यानी तेज़ी से बढ़ रही है तो वहाँ पे आप गुणा स्क्वायर क्यूब के बारे में सोच सकते हैं। तो स्क्वायर क्यूब के बारे में तो आपको पता ही चल जाता है कि इस तरीके का, हाँ ये क्यूब है, इसका अगर याद है तो 1 से लेकर के 30 तक, कम से कम तो 25 तक तो याद ही होने चाहिए। अब यहाँ पर देखिए, अब हम यहाँ पर देख रहे हैं तो बहुत कम बढ़ रही है, तो हम देखेंगे कि ये प्लस वाली ट्रिक लगाएंगे, यानी कैसे बढ़ रही है। यहाँ पर देखिए 1.1 से 1.2 होगा तो आप कहेंगे 0.1 प्लस हुआ है, ठीक। यहाँ पर देखिए 4 हुआ है तो 0.2 प्लस हुआ है, ठीक है। उसके बाद 1.4 से 1.8 हो रहा है तो यहाँ पे प्लस 0.4 हो रहा है। उसके बाद देखिए तो 2.4 यहाँ पे 2 यानी 5 7 हो रहा है, प्लस 7 हो रहा है, 0.7 प्लस हो रहा है। अब हमें आगे पता नहीं, लेकिन यहाँ पे कोई क्रम नहीं बन रहा है 1 2 4 7। अगर 1 2 3 4 होता तो आगे 5.5 प्लस कर देते, लेकिन ऐसी बात नहीं है। जब यहाँ पर एक मतलब एक क्रम में काम ना बने तो दूसरे क्रम में अप्लाई कीजिए। देखिए अब यहाँ पर देखेंगे इसमें प्लस वाले प्लस में, यहाँ पे कहेंगे कि 0.1 प्लस हुआ, फिर 0.2 प्लस हुआ, इनमें अंतर कितना है, आप कहेंगे कि 0.1 का। फिर उसके बाद 0.2 से 0.4 हुआ, इनमें कितने का अंतर है, आप कहेंगे 0.2 का। 0.4 से 0.7 में 0.3 का, यानी 0.1 का अंतर, 0.2 का अंतर, 0.3 का अंतर, यानी आगे क्या हो जाएगा, एक क्रम बन गया। देखिए 1 2 3 वाला, तो यहाँ पर 4 का अंतर होना एकदम कन्फर्म है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 7 4 11, यानी कि आगे क्या प्लस हुआ होगा 1.1। अब 1.1 इसमें हम प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 3.6। बस ये आपका आंसर हो चुका है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर देखिए ये भिन्न टाइप दिया हुआ है, भिन्न के रूप में दिया हुआ है, थोड़ा कंफ्यूज में डालने के लिए, हालांकि कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में भी दम। यहाँ पर कह रहा है कि मिसिंग संख्या पे कौन सा भिन्न आएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इसको घेरिए। ये क्या है, आप कहेंगे के बटे में 11, के चौथी पोजीशन पे होता है, आप कहेंगे 11वीं पोजीशन पे होता है अल्फ़ाबेट में। अब देखिए दूसरा 15 बटे में वो चौथी पोजीशन पे होता है, आप कहेंगे 15वीं पे, चलिए ठीक है। एस बटे 19, एस चौथी पोजीशन पे होता है, आप कहेंगे कि 19 पे, चलिए सीरियल क्रम आ रहा है। W 23 पोजीशन पे होता है, और A1 यानी कि ए पहली पोजीशन पे होता है। इतना तो पक्का हो गया
कि ये सीरियल क्रम मतलब यहाँ पर पोजीशन सेम सेम दी हुई है, जो अक्षर दिया हुआ उसी के नीचे या उसी के ऊपर क्या किया, ये उसकी पोजीशन वाला नंबर दे दिया है, सीरियल क्रम वाला। जैसे के नीचे 11। ओ हाँ, एक चीज़ और थोड़ा सा ध्यान देंगे तो इसमें क्या किया है कि पहले के को ऊपर किया, यानी कि अक्षर को ऊपर किया, संख्या को नीचे, फिर अक्षर को नीचे किया, संख्या को ऊपर, फिर अक्षर को ऊपर, संख्या को नीचे, यानी एक बार ऊपर एक बार नीचे एक बार ऊपर। अब लास्ट में अगर देखें तो ए क्या है, अक्षर है, 1 क्या है, संख्या है। तो अक्षर को ऊपर किया तो संख्या को नीचे किया, तो अगला क्रम क्या होगा कि अक्षर ये संख्या क्या होगी, ऊपर होगी कि नहीं, और अक्षर क्या होगा, नीचे। इस क्रम को तो हमने समझ लिया, इस क्रम को हमने समझ लिया, एक बार ऊपर एक बार नीचे एक बार ऊपर, यानी कि ऊपर अगर आ गया तो वो नीचे आएगा अगले स्टेप में ऊपर, ये चीज़ खत्म। चलिए अब दूसरी चीज़ हमें ये देखना है कि ये किस क्रम में बढ़ रहे हैं। जैसे 11 से 15 हुआ, आप कहेंगे +4 हुआ, 15 से 19 हुआ, आप कहेंगे +4 हुआ, 19 से 23 हुआ, +4 हुआ, और 23 से 1 हुआ, यहाँ पर भी +4 हुआ, क्योंकि 23 में 4 करेंगे 27, 27 का मतलब 26 से जितना आगे आप बढ़ेंगे वो फिर 1 से स्टार्ट हो जाता है। तो 26 से एक एक्स्ट्रा बढ़े हैं 27, तो वो 1 से स्टार्ट। अब इसमें भी हम क्या करेंगे, +4 करेंगे, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, यानी कि ई। अब हमने क्या किया, संख्या ऊपर रहेगी 5, और क्या हो जाएगा, ई नीचे आ जाएगा, 5/E। देखिए तो 5/E कौन सा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन था, अच्छा था, बेहतरीन था, ठीक है, बहुत इजी भी था, बहुत मुश्किल नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो तीसरी पर आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी, यानी यहाँ पे कौन सी संख्या है। देखिए जो कार्टून दिया हुआ है ना, इसके फेस में संख्याएं जो हैं वो संख्या हमें पता करनी है कैसे आई है। तो उसके लिए हम हेड इसकी जो है हाथ और पैर के संख्याओं का सहारा लेंगे। जैसे इसको हम हाथ मानते हैं, इसको पैर मान लेते हैं, और ये सर हो गया, ठीक है। सर के अंदर ये 6 है, हम देखेंगे 6 कैसे आया और ये 7 कैसे आया। अब सबसे बेस्ट तरीका यही है कि जो नीचे की संख्या उसी से ही चूज़ करना है, उसके अलावा कोई आप ट्रिक लगाएंगे तो फेल हो जाएगा, तो ऐसी गलती मत कीजिएगा। तो चलिए यहाँ पर पहले देखेंगे कि हाथ पर 12 और 30 है, ठीक है, और पैर पर 4 और 3 है। पहले वाले फिगर पे हम चल रहे हैं, तो किस तरीके की लॉजिक अप्लाई कर सकते हैं आप। देखिए अगर घटाते 6 लाना है ना, छोटी संख्या, तो हर हाल में ये जान के चलिए कि भाग वोग वाली कोई ट्रिक अप्लाई करनी पड़ेगी। तो पहले इनको हम जोड़ करके देखते हैं, दोनों को अलग अलग। तो यहाँ पर अगर जोड़ते हैं तो 12 है और 30 है, आप कहेंगे कि 32 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर जोड़ते हैं तो 7, 32 नहीं, ये तो 42 होगा ना, 42 होगा। अब यहाँ पर 42 का एक 7 आया, बस बटा बना दीजिए, मुझको दिख गया, मुझको दिख गया, आपको दिखा कि नहीं दिखा। 6 लाना था, बटा बनाइए, 7 का पहाड़ा पढ़िए, 7 6 42, 6 आ गया। चलिए अगला स्टेप यही करते हैं, 16 और 19 को उठाएंगे, 2 3 को, 16 + 19, 2 + 3। चलिए देखते हैं 16 19 कितना हो जाएगा, आप कहेंगे कि 9 6 15 हो जाएगा, और ये 35 हो जाएगा, और ये 5 हो जाएगा। भाग दीजिए 7 बार, बिल्कुल सही, एकदम परफेक्ट लॉजिक लगी हुई है। और यहाँ पर चलिए 18 और 14 को जोड़ते हैं, तो आप कहेंगे कि 8 4 12, और ये 32 हो जाएगा। और 5 3 को जोड़ते हैं तो 5 3 8 हो जाएगा, बटे में 8 लिखिए, कमेंट कीजिए, इतना तो कर ही सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सुंदरपुर की ओर 4 किलोमीटर चलता है, फिर वही दाईं ओर मुड़ कर जाता है और 3 किलोमीटर चलता है, फिर से वह दाईं ओर मुड़ता है और चलना जारी रखता है, वो किस दिशा में चला। देखिए दिशा दूरी के क्वेश्चन पे अगर 8 दिशाओं की जानकारी है तो बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ है ही नहीं, थोड़ा सा दाया बाया समझना रहता है इसमें। 1 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों के लिए हवा हवाई बन जाएंगे, बहुत आसान होता है। देखिए इसमें क्या है कि दाहिनी साइड आपका पूरब होता है, ठीक है। जिनको दिशा के बारे में नहीं पता वो जान लेते हैं। इधर होता है बाईं साइड पश्चिम, नीचे दक्षिण, और ऊपर आपका उत्तर होता है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है ना कि देखना है कि सुंदर किस किस तरीके से जा रहा है, बस वही हम दिशा निर्धारित करके उस हिसाब से चलेंगे। कह रहा है कि सुंदर पूर्व की तरफ 4 किलोमीटर गया। मान लीजिए कि सुंदर यहाँ था, अब वो पूरब की ओर, पूरब इधर है तो इधर गया है कितना, 4 किलोमीटर। आगे कह रहा है फिर वो दाईं ओर मुड़ते आता है और 3 किलोमीटर। देखिए अगर आप जो है दायां बायां ऐसे सोचेंगे कि दिमाग में हम पूरब की तरफ जा रहे थे और दाएं मुड़े तो इधर मुड़े, तो ऐसे नहीं सोचना है। यहाँ पर आपको समझ लेना है कि पूरब की तरफ गए तो आप दाहिनी तरफ जाएंगे तो नीचे जाएंगे कि ऊपर जाएंगे, बस इतना समझना है। पश्चिम की तरफ गए तो दाएं जाएंगे, बाएं जाएंगे तो ऊपर जाएंगे कि नीचे जाएंगे, किधर जाएंगे। उत्तर की तरफ जाएंगे तो दाएं जाएंगे, तो बाएं जाएंगे तो किधर जाएंगे। तो ये प्रैक्टिस करेंगे हो जाएगा, बहुत आसान होता है और सेकंडों में ये सारे काम होंगे। तो हम पूरब की तरफ 4 किलोमीटर चले, कह रहा है कि वो दाईं ओर मुड़ा। दाईं ओर अगर पूरब की दिशा में जाएंगे तो दोस्तों यहाँ पर नीचे जाएंगे, पूरब दिशा में अगर खड़े हैं दाईं तरफ जाएंगे तो नीचे जाएंगे, और नीचे फिर कह रहा है कि ये 3 किलोमीटर चला। आगे कह रहा है फिर से वो दाईं ओर मुड़ जाता है और चलना जारी रखता है। अब यह दक्षिण दिशा है, दक्षिण दिशा में उसका दायां आपका बायां, आपका बायां उसका दायां, यानी उल्टा हो जाता है। अगर वो दाईं ओर मुड़ने के लिए कह रहा है तो आप अपने बाएं ओर मुड़ेंगे, और कह रहा है कि वो चलना जारी रखता है और इस तरीके से चलता रहता है। अब कह रहा है कि अब वो किस दिशा में जा रहा है, तो ये दिशा जो देखिए आपके
डायग्राम में कौन सी है, पश्चिम वाली है। बस हो गया आपका आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन ब्लड रिलेशन का। ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन में कड़ियाँ जोड़िए, फटाफट आंसर आ जाएगा। क्या कह रहा है कि हरि जो है राम का ससुर और कंचन का पति है। देखिए हरि कॉमन है, हरि को क्या कह रहा है कि राम का क्या है, ससुर है, और कंचन का क्या कह रहा है, कंचन का पति है। हरि क्या कह रहा है कि राम का तो ससुर है और कंचन का पति है। चलिए आगे कह रहा है कंचन अपनी एकलौती पुत्री सुमन की माँ है। यानी कंचन किसकी माँ है, सुमन की माँ। एक चीज़ पे ध्यान दीजिएगा, सुमन एकलौती पुत्री है, इस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। जब एकलौती कहे ना, थोड़ा सा दिमाग की बत्ती अपनी जलाइए। सुमन जो है एकलौती पुत्री है। जब एकलौती पुत्री है तो दोस्तों जब हरि जो है राम का ससुर है तो कंचन क्या हो जाएगी, राम की सास होगी कि नहीं, हाँ या ना। जब कंचन राम की सास होगी तो जो उसकी इकलौती पुत्री होगी वो राम की क्या लगेगी, राम उसका पति लगेगा, वो उसकी पत्नी लगेगी। कहाँ क्लियर होगी बात। अब जो है हरि भी सुमन का क्या हो जाएगा, पिता होगा, क्योंकि जब कंचन इसकी पत्नी है कंचन, और उसकी जो पुत्री होगी वो हरि की भी पुत्री होगी। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर मैंने क्या किया, 1 सेकंड के अंदर सारे रिश्ते को हमने दर्शा दिया। चलिए ये सारी चीज़ें दिमाग में रखे रहिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे, देखते हैं क्या कहता है। आगे कह रहा है कि यदि सरिता सुमन की पुत्री हो, यानी सुमन की भी एक पुत्री है, सुमन की पुत्री है जिसका नाम सरिता है। देखिए कैसे कड़ियाँ इजीली जुड़ रही है, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। तो सरिता और राम के बीच क्या संबंध है। अभी मैंने क्या कहा, राम जो है सुमन का क्या हो गया, यहाँ पे पति हुआ कि नहीं हुआ। अभी पीछे कड़ियाँ जोड़ करके आपके दिमाग की बत्ती मैंने जला दी है। अब जब इसका पति हो गया और सुमन की जो पुत्री होगी सरिता, राम की भी पुत्री होगी, यानी पिता पुत्री का रिश्ता होगा। तो यहाँ पर भतीजी मामा नहीं, पुत्री पिता, बिल्कुल सही, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि गणितीय संक्रियाएं माइनस प्लस गुणा भाग को क्रमशः GPUS द्वारा निरूपित किया जाता है तो इसका मान क्या होगा। इसमें संख्या जो कहते हैं लिखिए, जैसे यहाँ पे 48 है, पहले नंबर पे 48 लिख लीजिए। एस आ गया। अब एस जो है चौथी पोजीशन पे भाग है, यानी एस की जगह भाग हम बना देंगे। जो अक्षर है जिसके बदले जो कन्वर्ट करने के लिए कह रहा है चिन्ह को, वहाँ पे हम वो रख देंगे, बाकी संख्या को जो को त्यों लेंगे। फिर यहाँ पर 8 है तो 8 लिख लेंगे। 8 के बाद पी है, पी की जगह पर कौन होगा, पी चौथी पोजीशन पे, दूसरी पोजीशन पे पी की जगह हम प्लस बना देंगे, यहाँ पर कोई दिक्कत। चलिए अब 7 है, 7 लिख लेंगे। यू है, यू तीसरी पे गुणा बना देंगे। फिर क्या आ गया आपका, 2 आ गया, 2 लिखेंगे। फिर जी है, जी पहली पोजीशन में माइनस बनाएंगे। कि देखिए बोर्ड मास रूल पता है, तो ये उसको आप सेकंडों में सॉल्व करेंगे, कोई टाइम नहीं लगेगी दोस्तों। ये मत सोचिए सेकंडों में ही सॉल्व करेंगे। वो अलग बात है कि 20 सेकंड लगे, 15 सेकंड लगे, लेकिन सेकंडों ही में सॉल्व करेंगे। अगर बोर्ड मास रूल पता है तो कोई दिक्कत भी नहीं हुई, कोई गलती भी नहीं, आंसर नहीं। तो अब चलिए बोर्ड मास रूल क्या कहते हैं, पहले ब्रैकेट तोड़िए, लेकिन बी ब्रैकेट है नहीं तो डायरेक्ट चिन्हों पे आते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ चिन्ह में सबसे पहले भाग देते हैं। भाग कैसे देंगे, यहाँ पर देखिए 8 चौका 48, ठीक है। फिर प्लस को ऐसे ही बना लेंगे। फिर उसके बाद कहता है जो है भाग के बाद गुणा कीजिए, यानी मल्टीप्लीकेशन। यहाँ पर क्या करेंगे, 7 दूना 14 करेंगे, -21 लिख लेंगे। फिर उसके बाद कहता है जोड़िए, 14 26 हो जाएगा। और उसके बाद कहता है घटाइए, 20 में से 21 को घटाएंगे तो बड़ी संख्या 21 है और उसका चिन्ह माइनस है तो -1 आएगा। ये आपका आंसर होगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वेन डायग्राम कह रहा है उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के समुच्चयों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से दर्शाता है। जैसे वृत्त है, त्रिभुज है, चतुर्भुज है। 3 ठो नाम है ना, 3 ठो नाम, 3 ठो सर्किल यहाँ पे बना देंगे। अब हमें ये देखना है कि इसमें रिलेशन किस टाइप का, जैसे वृत्त का त्रिभुज से क्या संबंध है, त्रिभुज का चतुर्भुज से क्या संबंध है। तो आप कहेंगे कि वृत्त जो है एक चाप द्वारा बनता है, त्रिभुज जो है 3 भुजाओं द्वारा बनता है, चतुर्भुज 4 भुजाओं द्वारा बनता है। इनमें तो मुझको कोई किसी का रिलेशन नहीं दिख रहा, क्योंकि सबका जो है क्षेत्रफल अलग अलग होता है, सबका परिमाप अलग अलग होता है, सबकी भुजाएं अलग अलग होती हैं। तो यहाँ पर क्या कैसे हो सकता है, एक नहीं ना, किसी का किसी से कोई संबंध ही नहीं है दोस्तों। तो जब संबंध नहीं है तो तीनों का डायग्राम हम अलग अलग इस तरीके से बनाएंगे, जो कि ऑप्शन बी में दिख रहा है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करें, ये बहुत शानदार क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन से जो है सोल्व करेंगे। बहुत कम टाइम लगेगी, ये देखने में बहुत अजीब सा लग रहा होगा क्वेश्चन, लेकिन बेहतरीन क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि स्नातकोत्तर अध्यापकों यानी PGT PQRST यानी कि PGT में PQRST इस तरीके से 5 अध्यापक है, तथा प्रशिक्षित स्नातक अध्यापकों यानी TGT में कह रहा है कि ABCDE यानी इसमें भी क्या है ABCDE 5 अध्यापक है। 5 PGT अध्यापक, 5 TGT अध्यापक, ऐसे सिंपल भाषा में समझिए। 5 PGT अध्यापक, 5 TGT अध्यापक में से कह रहा है 6 सदस्यों के सह समूह का गठन किया जाना है। यानी कि इस 10 में से हमें चूज करना है 6 को।
6 को चूज करके एक गठन बनाना है। कह रहा है समूह के गठन हेतु सदस्यों के लिए कुछ शर्त है, यानी कि ये जो 6 सदस्यों का जो गठन बनाना है उसमें कुछ शर्त है, और वो शर्त क्या है नीचे लिखा हुआ। कह रहा है बी केवल सी के साथ ही समूह में शामिल होगा, यानी अगर बी शामिल हुआ तो सी शामिल होगा, सी शामिल हुआ तो बी, यानी दोनों एक साथ होने चाहिए। ठीक है, बी केवल सी के साथ शामिल होगा, यानी बी और किसी के साथ भी नहीं आ सकता। बी को क्या करा, बी अगर यानी सी रहेगा तभी बी रहेगा, अगर सी नहीं रहेगा तो वहाँ पे बी नहीं रहेगा। इसके कहने का मतलब ये है, ये नहीं कि बी केवल सी के साथ शामिल होगा, तो इसका मतलब अगर बी सी साथ में है तो बी और किसी के साथ ए बी सी डी के साथ नहीं शामिल होगा, नहीं ऐसी बात नहीं। कहने का मतलब ये है कि सी अगर रहेगा तभी बी रहेगा, यानी कि हो सकता है इससे मोहब्बत हो कि तुम रहोगे तभी हम रहेंगे, भाई तुम जाओगे साथ तभी हम जाएंगे, वरना हम नहीं जाएंगे। तो बस वही चीज़ है, सी भले अकेला जा सकता है लेकिन बी हर हाल में उसके साथ ही रहेगा। अब यहाँ पर आगे कह रहा है कि ए जो है ई और क्यू के साथ शामिल नहीं होंगे, यानी ई और क्यू के साथ, ये तो दुश्मनी वाली बात आ गई। ए कह रहा है कि अगर ई और क्यू रहेंगे तो मैं तो भाई नहीं रहूँगा, मैं उस ग्रुप में नहीं रहूँगा, ई और क्यू रहेंगे तो ई या क्यू में से साथ शामिल नहीं होगा। आगे कह रहा है डी जो है आर के साथ शामिल नहीं होगा। अब डी की भी किसी से दुश्मनी लग रहा है, डी कह रहा है मैं आर के साथ तो नहीं आऊँगा, तो यानी कि अगर डी और आर किसी ग्रुप में एक साथ हैं तो वो नहीं बनेगा। तो अब इसके लिए हम ऑप्शन से चेक कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए पहले ऑप्शन में हम बी और सी वाले रूल को फॉलो कराएंगे। यहाँ पर देखिए बी है तो सी है, बिल्कुल सही है, ये तो परफेक्ट है। अब हम देखेंगे यहाँ पर ए ई क्यू में, यानी ई क्यू है तो ए नहीं रहेगा। अब यहाँ पर देखिए ई है क्यू है लेकिन ए नहीं दिख रहा है, चलिए ये भी परफेक्ट है। अब इसमें डी और आर वाले में देखेंगे डी आर एक साथ नहीं होने चाहिए, बाकी एस पी है, कोई बात नहीं, मुझको तो परफेक्ट लगा पहला वाला। दूसरा वाला चेक कर लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब ए है तो ई और क्यू नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो ई दिख गया, ये तो गलत वैसे ही हो गया। अब आगे देखते हैं, यहाँ पर सी भी तो चलिए ठीक है, परफेक्ट है, कोई बात नहीं है। ए है तो ई और क्यू ये भी नहीं है, चलिए कोई। डी है तो आर नहीं होना चाहिए, डी है तो आर नहीं होना चाहिए, लेकिन दोनों एक साथ हैं, गलत। डी है तो आर नहीं होना चाहिए, डी आर दोनों एक साथ, गलत। मैंने क्या किया, पहला ही सही है। एग्जाम में ये सब मत कीजिएगा कि आगे चेक करने चले जाइएगा, पहला सही मिल गया, आंसर शीट पे टिक लगाएंगे, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सिलोजिज्म का क्वेश्चन है, कह रहा है कथन दिया हुआ है और कथन से ही हम डायग्राम बनाएंगे और उस हिसाब से क्वेश्चन का आंसर लाएंगे। बस डायग्राम बनाइए और देखिए कैसे फटाफट आंसर आता है। कुछ ट्रिकें होती हैं वो समझना बहुत ज़रूरी है। कथन कह रहा है सभी बंदर लंगूर हैं, तो सभी बंदर को लंगूर बना रहा है, तो हम क्या करेंगे, ब से बंदर को लंगूर के अंदर डाल देंगे, ल से लंगूर। आगे कह रहे सभी गोरिल्ला भी लंगूर हैं, तो हम क्या करेंगे, सभी गोरिल्ला को भी लंगूर के अंदर डाल देंगे। इस तरीके का डायग्राम बनेगा, सभी गोरिल्ला भी लंगूर, सभी बंदर भी लंगूर। अब देखिए किस तरीके का क्वेश्चन अगर करेगा निष्कर्ष में, वो सही होगा गलत। जैसे अगर कहे सभी बंदर लंगूर तो सही, सभी गोरिल्ला लंगूर तो सही, यानी अंदर वाला का सभी बाहर वाला कहेगा तो सही होगा। लेकिन एक चीज़ और, यहाँ पे चूंकि बंदर और गोरिल्ला तो दोनों लंगूर के अंदर हैं, ठीक है ये बात, लेकिन ये बंदर और गोरिल्ला में कोई संबंध नहीं है। ये मत सोचिए कि अंदर दोनों हैं तो बंदर लंगूर, बंदर गोरिल्ला हो सकता है, गोरिल्ला बंदर हो सकता है, नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता। कोई एक दूसरे से कोई अटैचमेंट नहीं है, तो ये क्या होंगे, एक दूसरे पर कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। एक दूसरे से इसमें कोई सहयोग नहीं है, ना एक दूसरे से इस टाइप का अगर निष्कर्ष है तो तुरंत उसको गलत काट दीजिए कि बंदर गोरिल्ला है या गोरिल्ला बंदर। अगर हाँ कहे कि कोई बंदर गोरिल्ला नहीं है, कोई गोरिल्ला बंदर नहीं, इस टाइप का हो सकता है, तो चलिए ये एक चीज़ समझ लिया। अब यहाँ पर ये अगर कहे कि सभी लंगूर गोरिल्ला हैं या सभी लंगूर बंदर हैं तो गलत हो जाएगा, बाहर वाला सभी अंदर वाला नहीं होगा। हाँ अगर ये कहे कि कुछ लंगूर बंदर हैं या कुछ लंगूर गोरिल्ला है तो सही होगा, यानी कुछ हो सकता है सभी नहीं हो सकता। बस इसी पे ही सारे करीब मैं जानता हूँ कि आपको 100-200 क्वेश्चन तो इसी पे मिलेंगे जो मैंने तरीका बताया, ठीक है। चलिए आगे निष्कर्ष पे चले। कह रहा है कुछ बंदर गोरिल्ला है, क्या कह रहा है, कुछ बंदर गोरिल्ला, वही बात, आँख बंद करके गलत, कुछ भी नहीं है। आगे कह रहा है कुछ लंगूर गोरिल्ला है। अब देखिए बाहर वाला कुछ लंगूर गोरिल्ला, बाहर वाला कुछ अंदर वाला, बिल्कुल सही, केवल निष्कर्ष 2, ऑप्शन सी इज द राइट। कितना सेकंड लगेगा, तरीका मालूम है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। कह रहा है विभिन्न खाद्य पदार्थों के 6 डिब्बे डाइनिंग टेबल पर एक पंक्ति में रखे गए, 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से खाने वाले डब्बे हैं वो इस तरीके से डाइनिंग टेबल पर रखे हुए हैं, ठीक है। आगे कह रहे हैं टाफियों का डब्बा किसी एक सिरे पर है, टाफी का इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, किधर भी हो सकता है, ठीक है। तो मैं एक सिरे पे लेके चलता हूँ, बेस्ट रहेगा कि 2 लाइन आप बना लीजिए, 1 2 3 4 5 6, तो आप कीजिए एक सिरे पर इसमें रख दीजिए, एक सिरे पर, ये बेस्ट तरीका होता है दोस्तों। इसमें क्या होगा ना कि आपको दोबारा कोशिश नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है।
आप एक ही बार में सॉल्व कर लेंगे। एग्जाम में बैठे हैं तो दोनों तरफ लेकर के चलेंगे, तो इस तरीके से 2 लाइनें बनाएंगे, एक इधर फटाफट करते जाएंगे। आगे कह रहे टॉफियों के डब्बे और चॉकलेट वाले डब्बे के बीच 3 डब्बे हैं। टॉफी वाला डब्बा तो ऑलरेडी हमने रखा है, चॉकलेट वाले डब्बे के बीच 3 में, यानी कि 1 2 3, तो यहाँ नहीं चॉकलेट वाला यहाँ पे सी हो जाएगा। इसके बीच में देखिए 3 है, यहाँ पर भी वही काम करेंगे, चॉकलेट को यहाँ पर रख देंगे, बीच में 3 आ जाएगा। यही कहने का मतलब है इसका। आगे कह रहा है आइसक्रीम के डब्बे को टॉफी वाले डब्बे या फ्रूट वाले डब्बे के साथ नहीं रखा गया है। क्या कह रहा है, आइसक्रीम वाले डब्बे को यहाँ पर नहीं रख सकते, यानी टॉफी वाले डब्बे के साथ, यही कह रहा है। तो यहाँ पर भी वही चीज़ अप्लाई करेंगे ऊपर वाले में। तो आगे क्या कह रहा है, इसको छोड़िए, अभी इसमें कोई कंफर्म चीज़ नहीं बन रही है। आगे कह रहा है कुकीज़ और पैनकेक के डब्बे को आइसक्रीम के डब्बे के साथ रखा गया है। अब यहाँ पर देखिए जिसके साथ 2 को रखा जाएगा तो हर हाल में उसको बीच में रखा जाएगा, यानी आइसक्रीम वाले डब्बे के साथ कह रहा है किसको, पैनकेक वाले डब्बे को, और साथ साथ किस वाले डब्बे को, कुकीज़ वाले डब्बे को रखा गया है। यानी पैनकेक और कुकीज़ के बीच में हो सकता है कि कुकीज़ इधर हो पैनकेक इधर हो, ये भी हो सकता है। तो इस तरीके से रखा गया आइसक्रीम वाले डब्बे को बीच में। अब यहाँ पर टॉफी वाले डब्बे के बगल में तो है नहीं, इसी तरीके से यहाँ पर भी होगा, पैनकेक कुकीज़ के बीच में आइसक्रीम आएगा। हो सकता है कुकीज़ इधर हो पैनकेक इधर हो आइसक्रीम बीच में, ऐसी कंडीशन भी बन सकती है। लेकिन क्वेश्चन किस तरीके से पूछेगा वो क्वेश्चन पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लेकर के चलिए। आगे क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा डब्बा किसी एक सिरे पर रखा गया। चूंकि यहाँ पर देखिए फ्रूट जैम का भी एक डब्बा बचा हुआ और एक जगह बची हुई है, तो फ्रूट जैम वाले डब्बे को हम यहाँ पर रख देंगे, इसमें भी यहाँ पर रख देंगे, ठीक है। मुझको तो लग रहा था कि सिर्फ एक ही लेके चलते तो काफ़ी था, क्योंकि इसमें दाएं बाएं उस टाइप का क्वेश्चन तो नहीं दिख रहा है, सिर्फ पूछ रहा है कि एक सिरे पर रखा गया, ये नहीं कह रहा कि दाएं सिरे पर कि बाएं सिरे पर। तो यहाँ पर एक सिरे पर तो ये रखा है, एक सिरे पर ये है, यानी एक सिरे पर फ्रूट जैम है, एक सिरे पर आपका टॉफ़ी वाला है। तो आंसर में देखिए टॉफ़ी या फ्रूट जैम में से कौन दिया हुआ, फ्रूट जैम दिया हुआ, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दी गई अक्षर संख्या प्रतीक श्रृंखला का अध्ययन कीजिए, पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। क्या कह रहा है क्वेश्चन दी, यहाँ पर देखिए लंबा चौड़ा इस तरीके से बनाया हुआ है। कह रहा है कि ऐसे अक्षरों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए जिसके ठीक बाद एक प्रतीक और ठीक पहले एक संख्या है। अक्षरों की संख्या पूछ रहा है, यहाँ पर पहले जिसकी संख्या कहे ना उसको घेर दीजिए। अक्षर को कह रहा है तो अक्षर को हम घेरेंगे, अक्षर को हम घेरेंगे, अक्षर को हम घेरेंगे, अक्षर को हम घेरेंगे, अक्षर को। कह रहा है कि ऐसे कितने अक्षर हैं जिनके बाद एक प्रतीक हो, जिनके बाद, ठीक है, टी के बाद प्रतीक तो है और पहले एक संख्या, इसके पहले एक संख्या है, बिल्कुल नहीं। टी के बाद एक प्रतीक है, नहीं, बिल्कुल नहीं। एम के बाद एक प्रतीक है, हाँ। एम से पहले एक संख्या है, बिल्कुल नहीं। यू के बाद एक प्रतीक है, यू से पहले एक संख्या, बिल्कुल हाँ, एक मिल चुका है, एक मिल चुका है। एल से पहले क्या है, संख्या है, नहीं। वाई से पहले संख्या, वाई के बाद प्रतीक है, बिल्कुल हाँ, दूसरा मिल चुका। उसके बाद देखिए जी से पहले क्या है, संख्या, जी के बाद नहीं, ये भी नहीं। ई से पहले क्या है, संख्या, ई के बाद प्रतीक है, बिल्कुल सही, 3 मिल चुका। डब्ल्यू से पहले क्या है, ये तो बाद वाला कुछ है नहीं। 3 ऐसे मिले जिनके पहले क्या है, संख्या और बाद में प्रतीक, जो क्वेश्चन के अनुसार है। तो 3 ही मिले हैं, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है 24 घंटे के प्रारूप में 4:15 बजे को किस प्रकार दर्शाएगा। 4:15 का मतलब क्या हुआ, 4:15। अब बताइए 24 घंटे की जो घड़ी है उसमें 4:15 होगा तो कितना दिखाएगी वो, फटाफट इसका आंसर कमेंट कीजिए। तो हवाई क्वेश्चन और रेलवे के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है, त्रिभुज की संख्या, जब भी ऐसा फिगर हो और त्रिभुज की संख्या पूछे, एक सिंपल सी ट्रिक है दोस्तों, जान लीजिए। इसमें नंबरिंग कर दीजिए, जो मैक्सिमम नंबर है उसको उठाइए, 2 का गुणा कीजिए 8, यानी त्रिभुज की संख्या इसमें 8 है। अगर यही त्रिभुज थोड़ा सा और एक्स्ट्रा एडवांस बना दिया जाए, जैसे फिगर ऐसे थोड़ा सा इसमें और भी खींच दी जाए लाइनें, तब भी नंबरिंग कीजिए, तब भी क्या कीजिए, नंबरिंग कीजिए। और इस मैक्सिमम नंबर को उठाइए और उसका 2 का गुणा कर दीजिए 16। तो क्या ये ऐसा ही फिगर है, आप कहेंगे कि हाँ, आप कहेंगे कि डी ऑप्शन, मैं कहूँगा कि गलत। क्यों, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ पे ऊपर ये क्या किया है, थोड़ा सा नज़र दौड़ाइए, ये 2 लाइनें खींचा है यहाँ पर भी और यहाँ पर, इसकी वजह से 1 2 3 4 त्रिभुज बढ़ गए, 16 4 20। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दर्पण से रिलेटेड है कि जल से करें, दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त चित्र का जल बनाने वाले प्रतिबिंब का चयन करें। देखिए अगर क्षैतिज दर्पण रखा हो या जल प्रतिबिंब, सेम लॉजिक काम करती है, एक ही जैसी ट्रिक होती है। तो रूल जान लीजिए, बस निपटा दीजिएगा सेकेंडों में। अब ये आकृति है, ठीक है, इसी का कह रहा है जल प्रतिबिंब। जैसे मान लीजिए कि कोई अक्षर है ए, इसका जल प्रतिबिंब बनाना, तो ये ऊपर से नीचे क्या हो जाएगा, ऐसे घूमेगा ऊपर से नीचे, इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से कुछ भी हो, आकृति ही समझ लीजिए। जैसे त्रिभुज है ना, नीचे अगर आपका जल है तो त्रिभुज क्या होगा, ऊपर से नीचे घूम जाएगा, यानी कि ऐसे बन जाएगा। बस यही रूल इसमें अप्लाई करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको ऊपर से नीचे घुमा देंगे, तो ये हिस्सा नीचे आएगा, ये ब्लैक वाला
ब्लैक वाला और ये वाला नीचे आ गया, ठीक है, बिल्कुल सही है। और ये वाला जाली वाला और ये वाला हिस्सा ऊपर चला गया, एकदम 100% सही है ए वाला। आप ए वाले पर टिक मत लगा दीजिएगा। अब हमें नीचे थोड़ा सा नज़र दौड़ाइए, ऑप्शन भी दिया हुआ है और ए वाला बी में दिया हुआ। कितने बच्चे ए वाले पर आंसर शीट में टिक लगा देंगे, सब कुछ आते हुए भी गलत हो जाएगा, बाद में पछताएंगे। तो मैं बार बार ये कहता रहता हूँ, नीचे थोड़ा सा नज़र दौड़ा लीजिएगा, कहीं ऑप्शन के रूप में ऑप्शन तो नहीं दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पर तो फिगर में ABCD दे दिया हुआ है, फिर ऑप्शन भी दिया हुआ है। ऑप्शन में ए जो है बी में है, तो हम बी वाले पर टिक लगाएंगे, बी वाले पर। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो दोस्तों उम्मीद है कि वीडियो पसंद आएगी। मिलेंगे ऐसे शानदार धमाकेदार टिक के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।